जानिए इसराइल को तबाह करने वाला वाहिद मुजाहिद कौन था। जानिए तकरीब के सहराओं से पार्लियामेंट तक का सफर। जानिए सदाम हुसैन की 4 गलतियां जो मौत का सबब बनी। जानिए सदाम हुसैन ने इराक में हुकूमत कैसे बनाई। जानिए सदाम हुसैन की जिंदगी से मुतालिक लाइफ स्टाइल और पोशीदा हकाइक। जानिए इराक की खुशहाली के लिए सदाम हुसैन ने क्या इकदाम किए। जानिए सदाम हुसैन गद्दारों से कैसा सलूक करता था। फलस्तीनी औरत की आहो बका पर इसराइल का क्या इंजाम किया। सदाम हुसैन ने अपने खून से कुरान पाक क्यों लिखवाया। तरीका सदाम का किन 3 वजूहात की बिना पर दुश्मन हुआ। जानिए ईरान इराक जंग की वजूहात। जानिए गल्फ वार और वीडियो गेम वार से मुतालिक मालूमात। जानिए अमेरिका ने सदाम हुसैन को कैसे जाल में फंसाया। सदाम हुसैन की गिरफ्तारी और फांसी के मुतालिक अहम मालूमात के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए। अगर आप किसी शख्सियत से मुतालिक जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें बताइए, हम इस पर वीडियो लाएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो जो भी था, वो जैसा भी था, हकीकत में वो बेमिसाल था। सदाम हुसैन उम्मत मुस्लिमा का वो लीडर है जिसने इसराइल को तबाह किया और इसराइली सदर भी कहने पर मजबूर हुआ कि सदाम हुसैन पागल है, उसे न अपनी जान की परवाह है और न दूसरे की। सदाम हुसैन को जिस मुल्क में फांसी सुनाई गई उसी मुल्क के बाद में सदर बने। सदाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को तकरीत के करीब अल अवजब गाँव में पैदा हुए। पूरा नाम सदाम अब्दुल मजीद तकरीत हुसैन था। घराना इंतहाई गरीब था। वालिद का नाम हुसैन अल मजीद था जो बेटे की पैदाइश से पहले ही फौत हो गए। सदाम के बड़े भाई कैंसर की वजह से फौत हुए। सदाम की पैदाइश से कुछ अरसे बाद जिसकी वजह से वालदा को शदीद सदमा हुआ। सदाम की वालदा ने चचा हसन अली से शादी कर ली। सौतेले वालिद यानी चचा ने सदाम नाम रखा जिसका मतलब है सामने आने वाला और डट कर मुकाबला करने वाला। सदाम हुसैन की इब्तदाई जिंदगी मुश्किल थी। 10 साल तक स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। हालांकि सौतेले बहन भाइयों को हर चीज मुयस्सर थी। सदाम सौतेले बाप की डांट डपट और मारपीट सहते हुए बड़े हुए। 10 साल की उम्र में घर छोड़कर भागे और अपने मामू खैरुल्लाह तलफा के पास जाकर रहने लगे जो कि फौज में थे। उन्होंने बेहतरीन परवरिश की। उन्होंने सदाम को बंदूक चलाना सिखाई। खैरुल्लाह तलफा ने पहली मर्तबा 13 साल की उम्र में सदाम हुसैन से खून करवाया। सदाम हुसैन तीतर और बटेर के शिकार के शौकीन थे। वो मुताले के शौकीन थे। वो अरब तारीख और अस्करी कुतब का मुताला करते हैं। सदाम हुसैन ने 20 साल की उम्र में सोशलिस्ट पार्टी बाज ज्वाइन की जिसका मकसद था पूरे अरब ममालिक को इकट्ठा करना। लेकिन उस वक्त जनरल अब्दुल करीम कासिम की हुकूमत थी जो एक कम्युनिस्ट थे। सदाम हुसैन जिस कस्बे में पैदा हुए वहाँ 1131 में अजीम लीडर सलाहुद्दीन अय्यूबी भी पैदा हुए थे। 7 अक्टूबर 1959 को सदाम हुसैन ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर अब्दुल करीम कासिम की गाड़ी पर मशीन गन से फायरिंग की। 2 गोलियां लगी लेकिन कासिम बच निकला। जवाबी फायरिंग में सदाम हुसैन की टांग पर गोली लगी और एक साथी मारा गया। जख्मी हालत में सदाम किसी हॉस्पिटल में नहीं जा सकता था। चुनाचा साथी ने खंजर से गोश्त काट कर गोली निकाली और पट्टी कर। इससे पहले कि पुलिस सदाम को पकड़ती, भेस बदल कर सदाम दरिया दजला के किनारे चलता हुआ कपड़े उतार कर ठंडे दरिया दजला में छलांग लगाई और जख्मी होने के बावजूद तैरते हुए अपने गाँव पहुंचा। घर वालों को सारी सूरत हाल बताई। उनका ख्याल था कि इन्हें इराक में रहने की बजाय किसी दूसरी जगह पना लेनी चाहिए। चुनाचा शाम का इरादा किया क्योंकि वहाँ बाज पार्टी का हेडक्वार्टर भी था और वहाँ से आने की दावत भी मिल चुकी थी। 22 साल सदाम शाम भागने में कामयाब हुआ। वहाँ से मिस्र गया। जब सदाम 1960 में मिस्र में था तब इराक की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। मिस्र में रहते हुए सदाम हुसैन ने बाज पार्टी को मुनज़्ज़म किया। सदाम हुसैन ने 2 शादियां की। 1963 में साजिदा से शादी की जिनसे 3 बेटियां रगत हुसैन, राना हुसैन और हाला हुसैन, जबकि 2 बेटे उदय और हुसैन पैदा हुए। दूसरी शादी सुमेरा से 1986 में की। 1963 के आखिर में सदाम को बाज पार्टी का अहम रुकन मुंतखब किया गया। 4 सितंबर 1964 को बाज पार्टी के अरकान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ तो सदाम हुसैन को मिस्र में गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत के दौरान काहिरा की यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री हासिल की। 9 फरवरी 1968 को बाज पार्टी ने जनरल कासिम की हुकूमत का खात्मा करके उसे गोली मारी जिसके बाद सदाम हुसैन वापस इराक आया। 27 जुलाई 1968 को 10 टैंकों पर सवार होकर सदारती महल पर अहमद हसन अल बकर ने हमला करके हुकूमत पर कब्जा किया। जो सदाम के रिश्तेदार थे वो सदाम को अपने बेटे की तरह मानते थे। उन्होंने सदाम को सिक्योरिटी इंचार्ज बना दिया, फिर काम से खुश होकर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जिसके बाद सदाम ने काफी अच्छे काम। सदाम हुसैन ने 1 जून 1972 में गैर मुल्की ऑयल कंपनियों को नेशनलाइज कर किसानों में जमीनें बांटी, औरतों को हकूक और अख्तियारात दिलवाए, तालीम को फरोग दिया, हाई स्कूल तक तालीम फ्री कर दी, लिटरेसी रेट बढ़ा तो इराक तरक्की करने लगा। सदारत अल बकर की थी लेकिन अवाम में सदाम की मकबूलियत बढ़ी। अल बकर को खतरा हुआ लेकिन सदाम ने पार्टी के अहम लोगों को साथ मिलाकर अल बकर से इस्तीफे पर साइन करवा लिए जिसके बाद 16 जुलाई 1979 को इक़्तिदार संभाला। 17 जुलाई 1979 को सदाम को फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाजा गया। 6 दिन बाद पार्टी की अहम मीटिंग बुलाई जिसमें ऐलान किया कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है और साजिश करने वाले इसी कमरे में मौजूद हैं। फिर सदाम हुसैन नाम पुकारता गया और सिक्योरिटी वाले इन अफराद को बाहर निकालते गए। टोटल 68 पार्टी मेंबरान बाहर निकाले गए। बाहर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता जिनमें से कुछ को टार्चर करके छोड़ दिया जाता जबकि कई लोगों को कत्ल कर दिया गया। सदाम ने इस अमल से पार्टी और अवाम को पैगाम पहुंचाया कि जिसने गद्दारी की उसका अंजाम मौत है। सदाम हुसैन को जब भी किसी कारकुन पर
शक होता कि वो बगावत कर सकता है तो वो उसे फौरन मरवा देता। दोस्तों, ये भी एक हकीकत है कि सदाम हुसैन की 2 बेटियों को जब तलाक दी गई तो उनके दोनों दामादों को सदाम हुसैन ने कत्ल करवा दिया। जब इनके दौरे हुकूमत में फौरन फंडिंग आई तो बिजली पानी के मसाइल हल किए, बिजली हर घर तक पहुंचाई, आवाम के मसाइल हल करने के लिए तालीम को बेहतर किया, सड़कों का जाल बिछाया। इसके अलावा लोगों की पर कैपिटा इनकम को भी बेहतर किया, जिससे लोग खुशहाल हुए। सदाम हुसैन रात को गश्त के दौरान एक जगह रुके, एक औरत से पूछा कि तुम लोगों की कोई परेशानी तो नहीं है? उन्होंने कहा कि हमें आपके होते हुए कोई परेशानी नहीं है। तो सदाम हुसैन ने कहा, जब तक मैं जाग रहा हूँ आप लोग चैन से सो सकते हैं, जब मैं नहीं रहूंगा तो सुकून भी नहीं रहे। दोस्तों, तारीख गवाह है सदाम हुसैन की ये बात साबित हुई, क्योंकि जब से सदाम हुसैन गया है तब से इराक जहन्नम से कम नहीं। वहाँ बदअमनी, दहशतगर्दी, गुर्बत, मुआशी बदहाली और लूट मार के सिवा कुछ भी नहीं रहा। आज भी इराक लावारिस है, हर तरफ तबाही, भूख, बदअमनी, इंतहा पसंदी और मजहबी फिरका वारियत अरूज पर है। सदाम हुसैन ने कुरान से मोहब्बत की वजह से अपने खून से कुरान पाक भी लिखवाया, जिसके लिए 24 लीटर खून इस्तेमाल हुआ। 2 साल तक हर महीने नर्स 1 लीटर खून लेती थी। इस कुरान पाक को आज भी इराक की एक मस्जिद में महफूज रखा गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फलस्तीनी औरत ने आहो बका के साथ इसराइल के मजालिम से मुतालिक बताया तो सदाम हुसैन रोने लगे और उसी रात अपने आला क़यादत को इकट्ठा करके इसराइल पर नाकाबिले शिकस्त हमला करने का हतमी फैसला किया। फिर कुछ ही दिनों में इसराइल पर हमला किया। उस वक्त इराक के पास 40 मिसाइल थे। ठीक 2 घंटे में 40 मिसाइल इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव पर दाग दिए और दारुल हुकूमत को राख का ढेर बना दिया। इसराइली वजीर दिफा डर के मारे बेहोश हो गया, जबकि इसराइल उस वक्त इराक पर हमले की पोजीशन में नहीं था, जिसके बाद सदाम हुसैन को दूसरे हिटलर का लकब मिला। मेरे प्यारे दोस्तों, 40 तबाहकुन हमलों के बाद भी अमेरिका और बरतानिया जैसी सुपर पावर में से किसी की हिम्मत न हुई कि वो सदाम हुसैन के खिलाफ आवाज उठा सके। सदाम हुसैन ने अपने दुश्मनों को धोखा देने के लिए 8 से 10 डुप्लीकेट भी रखे हुए थे। सदाम हुसैन ने काफी स्टाइलिश और लग्जरी जिंदगी गुजारी। उनके स्टाइल का चर्चा दुनिया में किया जाता था। कहा जाता है कि सदाम हुसैन के पास में शाहाना सूट थे कि एक सूट को एक मरतबा पहनने के बाद 3 साल बाद की बारी आती थी। उनका सिगार स्पेशल क्यूबा से मंगवाया जाता। अपनी मूछों को कलर करने के लिए सिर्फ 12 डॉक्टरों की टीम रखी हुई थी। सदाम हुसैन के सूट लंदन के मशहूर दर्जी सिया करते। सदाम के पास 2500 से ज्यादा जूते मौजूद थे। उनके पास 48 महलात थे, जिनकी दीवारें संगमरमर की थी। दरवाजे और बाथरूम के हैंडल और टूटियों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। सदाम हुसैन ने इक़्तिदार संभालने के बाद बगदाद शहर में इतने ज्यादा मुजस्मे लगवाए कि हर बच्चा पैदा होने के बाद उसकी पहली नजर सदाम हुसैन की बारोब तस्वीर पर पड़ती। सदाम हुसैन के कपड़ों की सफाई के लिए स्पेशल रॉयल लॉन्ड्री बनाई गई। वर्दी को धोने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल की जाती और कर्नल से कम अफसर से हाथ नहीं लगा सकता था। मेरे प्यारे दोस्तों, वक्त की सितम ज़रीफी तो देखिए। इतनी शाहाना जिंदगी गुजारने वाले सदाम हुसैन को जब गिरफ्तार किया गया तो बाथरूम और कपड़े तक खुद धोते और 2 साल में जेल में जूतों का सिर्फ 1 जोड़ा और कपड़ों के 2 जोड़े दिए गए। सदाम ने अदालत में पेशी के दौरान जूतों के नए जोड़े की फरमाइश की और बताया कि जूते फट गए हैं। इसी तरह सदाम हुसैन की बेटियां भी शहजादियों की जिंदगी गुजारा करती थी। की बेटी के एक महल का खर्च $150 मिलियन माहाना था। बेटियों की जूतियां भी पहले फ्रांस की कंपनी से स्पेशल बनवाई जाती, लेकिन जब वक्त ने पलटा खाया तो यही सदाम हुसैन की फांसी के बाद काफी स्टाइलिश जिंदगी गुजारने वाली बेटियां सड़कों पर अपनी जान बचाती फिरती थी और अब नंगे पांव और फटे जूतों के साथ छुपती फिरती थी। इराक में इन्हें कोई पनाह नहीं दे सकता था। बेलाखिर छुपते छुपाते ये जॉर्डन पहुंची, जिन्होंने उसे पनाह दी और रिहाइश दी। सदाम हुसैन ने अपने दौरे हुकूमत में कई गलतियां की। मसलन उन्होंने मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के साथ दोस्ती रवा रखी। दूसरी गलती, अरब ममालिक के मना करने के बावजूद अमेरिका के कहने पर ईरान पर हमला किया, जिससे सऊदी अरब और दोस्त ममालिक नाराज हुए। सदाम हुसैन को ईरान से खतरा था, क्योंकि वहाँ उस वक्त खमीनी ने ईरानी इनकलाब बर्पा किया था। दोस्तों, इराक में 90% सुन्नी थे। सदाम हुसैन खुद भी सुन्नी थे, लेकिन उसे खतरा था कि ईरानी शिया खमीनी के बरकाने से उसकी हुकूमत का तख्ता पलट देंगे। जबकि खमीनी के मुताबिक सदाम हुसैन अमेरिका के इशारों पर शियों को कत्ल कर रहा है, चुनाचा उनकी हुकूमत गिराई जाए। लिहाजा इख्तलाफात इस कदर बढ़े जो जंग की सूरत अख्तियार कर गए। 22 सितंबर 1980 को सदाम ने ईरान पर हमला कर दिया। सदाम के ख्याल में 2 से 3 हफ्ते में ईरान पता कर लिया जाएगा, लेकिन जंग को तूल मिला। सदाम हुसैन को अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल थी। 20 अगस्त 1988 को 8 साल बाद ईरान इराक जंग का खात्मा हुआ। अमेरिका ने डिप्लोमेसी के जरिए ईरान और इराक दोनों को असला बेचा और खूब रकम बटोरी। इस जंग से किसी को कुछ हासिल ना हुआ। मिला तो मईशत की तबाही और कर्जों का अंबार। ईरान इराक जंग में दोनों जानिब से लगभग 15 लाख फौजी और आम शहरी शहीद हुए। जंग के नतीजे में 1 इंच भी किसी मुल्क को ना मिला, बल्कि मुआशी तौर पर दोनों ममालिक का दिवालिया निकल गया। जंग के बाद मुआशी बदहाली की वजह से एक रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 बच्चे इराक में खुराक ना मिलने की वजह से फौत हुए। तो फिर कुवैत ने इराक को $30 बिलियन का कर्ज दिया। दोस्तों, सदाम हुसैन ने तीसरी गलती ये की कि कुर्दों से इख्तलाफात और इन्हें दबाने के लिए 1986 में उनके खिलाफ ऑपरेशन एनफाल शुरू किया। सदाम ने वहाँ कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल भी किया, जिसके नतीजे में 4500 कुर्दिश गांव तबाह किए और 1.5 लाख कुर्दिश अवाम मारी गई। दोस्तों, इराक और कुवैत ने बहुत जल्दी
जंग छिड़ी, जिसकी कई वजूहात थी। मसलन इराक के दुश्मनों के कहने पर कुवैत ने तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा कमी की, जिसकी बदौलत इराक में तेल की फरोख्त बंद हो गई। कुवैत ने माली मदद की थी और इराक ने वो पैसे वापस अदा करने से मना कर दिया। जब इराकी सफीर कर्ज से मुताल्लिक बात करने गया तो कुवैत के शेख ने कहा, सुना है तुम्हारी औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं, तो इन्हें हमारे पास ले आओ। फॉरेन मिनिस्टर ने इस वक्त कुछ न कहा, लेकिन बाद में आकर सदाम हुसैन को ये बात बता दी, जिसे सुनकर सदाम हुसैन को शदीद गुस्सा आया। दोस्तों, अमेरिका सदाम हुसैन की जड़ें काटने लगा, क्योंकि सदाम हुसैन ने ऑयल की कंपनी को नेशनलाइज कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका या कोई बैरूनी कंपनी तेल नहीं निकाल सकती थी। ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी अमेरिका का सदाम हुसैन के खिलाफ होने की। जब सदाम हुसैन इक़्तिदार में आए और मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम शुरू किया तो अमेरिका सदाम हुसैन के खिलाफ हो गया। साजिश के तहत अमेरिकी सफीर अप्रैल गिलस्पी की मुसलसल मुलाकातें सदाम हुसैन से करवाई गई, जिसने सदाम हुसैन को बावर करवाया कि कुवैत इराक का तेल चोरी कर रहा है और अगर सदाम हुसैन कुवैत पर हमला करे तो हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि ये अरबों का आपसी मामला है। दोस्तों, सदाम हुसैन की यही चौथी सबसे बड़ी गलती थी कि अमेरिका के कहने पर कुवैत के ऊपर जबरदस्ती जंग मुसल्लत। सदाम ने तमाम अरब दुनिया को अपना दुश्मन बनाया और अरब ने इन्हें अकेला छोड़ दिया। उन्होंने 2 अगस्त 1990 को रात 2 बजे अचानक कुवैत पर हमला किया, जिसकी वजह से सिर्फ 12 घंटे के अंदर कुवैती पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिया। कुवैत के बादशाह जबर अहमद कुवैत से भागकर सऊदी अरब चले गए। वो अपने भाई को भी कुवैत में मरने के लिए छोड़ गए। कुवैत में दुनिया का 10% ऑयल रिजर्व मौजूद था, जिसको सदाम हुसैन हरगिज छोड़ने पर रजामंद न थे। सदाम हुसैन का कुवैत पर कब्जा करना कोई अच्छा साबित न हुआ। जंग छेड़ने के बाद अमेरिका ने इख्तिलाफ किया और यूएनओ में इराक के खिलाफ वोटिंग करवाई। चुनांचा इराक पर अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया ने अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए 6 अगस्त 1990 को इराक पर मुआशी पाबंदियां लगाई। दोस्तों, इराक और कुवैत की जंग को ही गल्फ वार के नाम से याद किया जाता है। कुवैत के बाद अगला हदफ सदाम हुसैन का सऊदी अरब था, क्योंकि सऊदी अरब भी सदाम हुसैन से नाराज था। गल्फ वार में अमेरिका ने डिप्लोमेसी से काम लेते हुए दूसरी जानिब अमेरिका ने सऊदी अरब और दूसरे ममालिक को बावर करवाया कि कुवैत के बाद एक एक करके इराक उन पर हमला करेगा। चुनांचा वो अमेरिका का साथ दें। 17 जनवरी 1991 को अमेरिका ने इराक को कुवैत से निकालने के लिए मुहिम चलाई। अमेरिका ने कुवैत से इराक को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। सऊदी अरब ने भी अमेरिका का साथ देते हुए अपनी एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी। सऊदी अरब की मदद के बगैर अमेरिका कभी इराक को शिकस्त नहीं दे सकता था, क्योंकि अब अमेरिका और सऊदी अरब को अपनी बका भी खतरे में नजर आ रही थी। इसलिए सदाम हुसैन के खिलाफ गल्फ वार में 39 ममालिक ने इत्तेहाद करते हुए ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दोस्तों, गल्फ वार वो वाहिद जंग थी जिससे दुनिया लाइव टीवी स्क्रीन पर देख रही थी। ऐसा लगता था कि कोई वीडियो गेम देखी जा रही है। दोस्तों, इसीलिए इस जंग को वीडियो गेम वार भी कहा जाता है। अमेरिकी मुदाखलत की वजह से 27 फरवरी 1991 को कुवैत से इराकी फौज को शिकस्त के बाद निकलना पड़ा। सदाम हुसैन ने जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम शराइत मानी और 1993 में इराक को गैर मुसल्लह करने की मुहिम शुरू की गई, लेकिन ईसाई हमेशा से मकर में मशहूर है। चुनांचा एक बहुत बड़ा मंसूबा सदाम हुसैन के खिलाफ बनाया गया। मुआशी बदहाली और पाबंदियों की बदौलत अवाम खिलाफ हुई। अमेरिका के उकसाने पर हंगामे हुए, जिसे सदाम हुसैन ने सख्ती से कुचला। अमेरिका ने इन बागियों को इमदाद नहीं भेजी। इस दौरान 1 से 1.5 लाख अवाम मारी गई। 1995 को सदाम हुसैन ने रेफरेंडम के जरिए 7 साल के लिए सदर मुंतखब हुए। फिर 2002 में भी अगले 7 साल के लिए सदर मुंतखब हुए। 11 सितंबर का वाकया रचाया गया। फिर अफगानिस्तान जंग का मामला जॉर्ज बुश जूनियर ने 11 सितंबर 2001 का इल्जाम कायदा और सदाम हुसैन पर लगाया। अमेरिका का इराक पर हमला करने की असल वजह तेल के जखायर थे, जिन पर अमेरिका अपना कब्जा जमाना चाहता था। सदाम ने अमेरिका का सदर बुश सीनियर की तस्वीर बगदाद के होटल के फर्श पर बनवाई ताकि आने जाने वाले इससे गुजर कर जाएं, जिसका बदला जॉर्ज बुश जूनियर ने लेते हुए 20 मार्च 2003 को अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने इराक पर हमला किया और 9 अप्रैल 2003 को बगदाद पर कब्जा कर लिया। इराक पर अमेरिका ने जोहरी हथियार रखने का इल्जाम लगाया, जो झूठ साबित हुआ, क्योंकि उन्हें इराक से कोई जोहरी हथियार ना मिला। लेकिन अमेरिका ने कभी माफी ना मांगी। अलबत्ता बरतानिया के टोनी ब्लेयर ने 2016 में ये इतराफ किया कि इराक पर हमला हमारी सबसे बड़ी गलती थी और मुझे इसका पछतावा है। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट गलत थी। सदाम के पोस्टर फाड़े गए, स्टैचू गिराए गए, लेकिन सदाम कहीं नहीं मिले। सदाम हुसैन ने कहा, मैं जलावतनी के बजाय अपने मुल्क में मौत को तरजीह दूंगा। सदाम हुसैन की गिरफ्तारी पर $25 मिलियन का इनाम रखा गया था। एक खुफिया मुखबरी के मुताबिक इत्तला मिली सदाम हुसैन अपने आबाई शहर तकरीद के करीब कस्बा अल अफजा के दरमियान छोटे से फार्म हाउस में जेरे जमीन सुरंग में सदाम हुसैन मौजूद है। इस ऑपरेशन में 600 फौजियों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन रात को 8 बजे अंधेरे में किया गया। गिरफ्तार करने वाली अमेरिकी टीम के सरबराह जेम्स हैकी के मुताबिक वो अपना दस्ती बम गड़े में फेंकने वाले थे कि अचानक सदाम हुसैन अंदर से नमूदार हुए और सदाम हुसैन ने हाथ उठाकर गिरफ्तारी देते हुए कहा, मेरा नाम सदाम हुसैन है और मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। तो कर्नल हैकी ने कहा, सदर बुश भी आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये सुरंग 6 से 8 फुट गहरी जेरे जमीन थी। एक शख्स आराम से रह सकता था। हवा का बेहतरीन इंतजाम था। एग्जॉस्ट लगाया गया था और जिस जगह ये गड़ा मौजूद था वो झोंपड़ी नुमा घर था, जहाँ 2 छोटे कमरे थे, कुछ कपड़े और एक मुख्तसर सा किचन था। अमेरिकी फोर्सेज ने इस इलाके को पहले भी कई बार चेक कर चुके थे, लेकिन इन्हें सदाम नहीं मिले।
ملے۔ صدام حسین مختصر وقفے سے اپنے ٹھکانے تبدیل کرتے رہتے تھے۔ فورسز کو ان کے پاس سے کوئی موبائل فون یا سیٹلائٹ سے متعلق چیز نہیں ملی۔ صدام حسین سے ملنے والی چیزوں میں 7.5 لاکھ امریکی ڈالر بھی موجود تھے، 2 AK-47 مشین گنز اور دستاویزات کا بریف کیس بھی ملا اور کمپاؤنڈ کے قریب کھڑی ایک ٹیکسی بھی ملی۔ امریکی منتظم پرل پریمیئر نے 13 دسمبر 2003 کو اعلان کیا کہ ہم نے صدام حسین کو گرفتار کر لیا ہے۔ 2004 میں BBC کے پروگرام میں انکشاف ہوا کہ صدام حسین کے قریبی رشتہ دار محمد ابراہیم نے صدام حسین کے ٹھکانے کے متعلق مخبری کی تھی۔ محمد ابراہیم صدام حسین کے قریبی محافظ بھی تھے اور انہیں فیٹ مین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہ اطلاع اس نے امریکی حراست میں دی اس لیے انعام سے محروم رہا۔ چنانچہ انعام کی رقم فوجیوں میں تقسیم کی گئی۔ صدام حسین کا مقدمہ بغداد کی اس عدالت میں کیا گیا جس کے آرڈر ڈائریکٹ امریکہ دیتا تھا۔ عدالتی کارروائی سے پہلے صدام حسین نے عدالت کو خط لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ میرا مقدمہ امریکی سربراہی میں چلایا جا رہا ہے، لہٰذا مجھے عدالت سے انصاف کی امید نہیں ہے۔ مقدمے کی سماعت کے دوران صدام کے 3 وکیلوں کو قتل کیا گیا، جس کے بعد وکیلوں نے بائیکاٹ کیا اور صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی۔ ان کو مکمل طور پر بے بس کر دیا گیا اور انصاف سے کیس نہ لڑنے دیا گیا۔ صدام حسین کو 1982 میں 182 کردوں کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ ان کردوں نے 1982 میں صدام حسین پر قاتلانہ حملہ کیا، انہیں گرفتار کر کے بعد میں صدام حسین نے قتل کروا دیا۔ صدام حسین کو بالآخر اس کیس میں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ صدام حسین نے اپنی پھانسی کی سزا سننے کے بعد فائرنگ کر کے مارنے کی درخواست دی اور کہا کیونکہ میں فوجی ہوں اس لیے سینے پر گولی چلا کر مارا جائے، تو درخواست مسترد ہوئی اور کہا گیا نہیں، پھندے پر لٹکا کر ہی مارا جائے گا۔ پھانسی سے پہلے صدام حسین سے آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا مجھے پہننے کے لیے کوٹ دے دیا جائے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو کہا آج ٹھنڈ کچھ زیادہ ہے، میں ٹھنڈ کی وجہ سے کانپوں اور عراق کے لوگ سمجھیں شاید صدام حسین موت کے ڈر سے کانپ رہا ہے۔ پھانسی سے پہلے صدام حسین نے وضو کیا، نماز پڑھی اور تختہ دار کی طرف چل پڑے۔ دائیں ہاتھ میں قرآن تھا اور بائیں ہاتھ میں تسبیح اور مصحف۔ پھانسی پر چڑھنے سے پہلے قرآن جلاد کے حوالے کیا اور اللہ اکبر نعرہ بلند کیا اور پھندے کے سامنے گئے۔ پھانسی گھاٹ پر صدام حسین کے آخری الفاظ تھے غدار امریکہ اور فارس مرد آباد۔ پھر انہوں نے کلمہ پڑھا میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد۔ ان کے آخری الفاظ مکمل نہیں ہونے دیے گئے اور تختہ دار سے لیور کھینچ لیا گیا۔ منظر دیکھنے والے دہشت سے کانپ رہے تھے، جبکہ صدام حسین کے لبوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر اطمینان تھا، ماتھے پر شکن نہ تھا، لبوں پر قرآنی آیات جاری تھی، وہ اپنی آخری سانس تک مطمئن تھے۔ صدام حسین کو جس دن پھانسی دی گئی وہ دن بقرعید کا تھا۔ پھانسی کے مناظر ٹی وی پر لائیو دکھائے گئے۔ دوستوں 30 دسمبر 2006 کو 69 سالہ صدام حسین کو پھانسی دی گئی۔ صدام حسین نے 1979 سے 2003 تک 24 سال تک شاندار حکومت کی۔ ان کی حفاظت پر مامور 12 امریکی فوجی رو رہے تھے جنہیں مختلف افواج سے لایا گیا تھا۔ صدام حسین کی موت کا منظر پوری دنیا نے لائیو ٹی وی پر دیکھا۔ صدام حسین کے ساتھی محافظ کے مطابق وہ ایک سادہ، نڈر اور ایمان کے پختہ انسان تھے۔ امریکی فوجی ایڈن ریجنسن نے روتے ہوئے کہا ہم نے صدام حسین سے غداری کی ہے اور ہم سب خونی ہیں۔ صدام حسین کی موت پر بہت سے امریکی فوجیوں نے استعفا دیا۔ وہ ایک بہترین انسان تھے، بلا خوف و خطر مسلمانوں کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی۔ امریکی ایجنسی کے مطابق اگر صدام حسین کچھ دن اور زندہ رہتے تو مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتی۔ صدام حسین کی تدفین آبائی گاؤں الافجا میں کی گئی۔ جارج بش کے حکم پر قبر کشائی کے بعد بغداد منتقل کرنے کا کہا گیا تو موجود لوگوں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ تر و تازہ تھا جیسے زندہ انسان کا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ تدفین کے 12 سال بعد پیش آیا۔ آج ان کا مقبرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لیکن ان کی باقیات کا کسی کو پتہ نہیں۔ ان کی میت سے متعلق قیاس رائے ہے کہ کہیں اور نامعلوم جگہ پر منتقل کیا گیا ہے۔ اگر آپ عبدالستار ایدھی صاحب کی بایوگرافی سے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو دائیں جانب کلک کریں، اور اگر آپ لیبیا کے ڈکٹیٹر معمر قذافی کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو بائیں جانب کلک کریں۔ جی تو دوستو، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ ہم آپ کے لیے بہت محنت سے ویڈیو بناتے ہیں، ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔